एक लड़की का मेरे को मैसेज आया, वो कह रही है कि मैं 60 लाख रुपीस का लोन लेके कनाडा आ रही हूँ कॉनेस्टोवा कॉलेज के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के लिए 2 साल का। एक मेरे को मैसेज आया कि मैं ब्रैंडफोर्ड में किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, शायद कॉनेस्टोवा कॉलेज ही है, और वहाँ पे उसने कुछ 45 लाख रुपीस का लोन लिया है वहाँ पे जाने के लिए। उसका वीज़ा लग चुका है, आने वाला है। वो मेरे से कुछ और पूछ रहा था, लेकिन उसने मेरे को बताया 45 लाख रुपये का लोन लिया है कनाडा आने के लिए। और कुछ ऐसे कोई 30 लाख का लोन ले रहा है, कोई 15 लाख का, कोई 20 लाख का। तो मुझे लगा कि यार देखो, इसके बारे में तो कलेक्टिवली एक वीडियो बना के बात करनी चाहिए, क्योंकि यार बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। और मैं ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि भी आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, मेरी इसमें कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो भाई, जो गाड़ी है ना वो इस तरीके से चल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अब आपकी मर्जी है कि भी उस गाड़ी में बैठना है या नहीं बैठना है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए ज्यादातर जो जनता है ना वो कनाडा आती है, वो है कनाडा की पीआर। भाई हमने कनाडा जाना है और वहां पे पक्के होना है, मतलब पक्के कनाडा वाले बनना है। तो उसकी सिचुएशन में थोड़ी सी आपको डेटा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ समझा देता हूं। तो आज के टाइम पे कनाडा के अंदर 41 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब कुछ 4 करोड़ 10 लाख लोग कनाडा के अंदर रहते हैं। उसमें से 2.6 मिलियन मतलब 26 लाख लोग टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, और उसमें से भी अगर ब्रेकडाउन करें तो 23 लाख लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्क परमिट होल्डर्स हैं, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह उनके पास या फिर कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है। और जो रिमेनिंग 3 लाख लोग हैं, 300,000, वो है रेफ्यूजी, मतलब असाइलम वगैरह सीख कर रहे हैं। तो अगर कनेडियन गवर्नमेंट का हर साल का ही टारगेट रहता है कि भाई 4 लाख लोगों को पीआर देनी है इस साल, या फिर 5 लाख लोगों को पीआर देनी है, तो सोच के देखो कि भाई जब तक ये वाले लोगों की पीआर होगी जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर पीआर के लिए बैठे हुए हैं, जिनके पास कनेडियन एजुकेशन है, जिनके पास कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, अगर उनको ही पीआर देने बैठ गए 4-4, 5-5 लाख के हिसाब से, तो भाई साहब आप सोच के देखो, अगर आप इस साल एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो तो आपका नंबर कब आने वाला। और ऊपर से अगर आप इस साल कनाडा आ रहे हो तो 2 साल तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, तब जाके आप पीआर की रेस में लगोगे। लेकिन तब तक जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं उनके पास 2 साल का और वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर उनके पॉइंट्स किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज हो जाएंगे। तो पॉइंट्स के मामले में वो आपसे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे, तो आपको पीआर होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस साल या फिर अगले साल एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो। और ये जो टारगेट होता है कि भी इस साल हमने 4 लाख 5 लाख या फिर 6 लाख लोगों को पीआर देनी है, वो बेसिकली ये नहीं होता कि जो कनाडा के अंदर है उन्हीं को देनी है। उसमें वो लोग भी आते हैं जो डायरेक्टली अलग अलग कंट्रीज से अपनी पीआर अप्लाई कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो अगर आप ये स्क्रीन के ऊपर ग्राफ देखो तो 2020 तक जो कनाडा के अंदर इमिग्रेंट्स आ रहे थे, इमिग्रेशन हो रही थी, वो काफी स्टेबल थी। लेकिन 2020 के बाद जो इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया इमिग्रेशन के अंदर, इतने सारे इमिग्रेंट्स कनाडा आए हैं, पर्सनली मैं सोचता हूं कि सोशल मीडिया ने काफी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है कि भी कनाडा आ जाओ, कनाडा आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंडिया छोड़ के कहीं और चले जाओ। मतलब इतने ज्यादा लोग ब्रेन वॉश हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए कि वो अपनी अच्छी खासी जॉब्स, अपने अच्छे खासे बिजनेसेस को छोड़ के कनाडा में आगे सेटल होने के लिए। लेकिन अब कनेडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि चलो ठीक है यार, हमें इमिग्रेंट्स की जरूरत थी ताकि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले, लेकिन इतने भी लोग नहीं चाहिए थे जितने अब आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो बस उंगली या हाथ पकड़ाया था, आपने तो बाई फड़ ली है। आप लोगों ने जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट सुनी होगी कि उन भाई साहब ने बोला है कि भाई पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा इमिग्रेशन हो गई है, इतने सारे इमिग्रेंट्स कनाडा में आ गए हैं जितना कनाडा एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल नहीं था। उसी वजह से मार्क मिलर जो भाई साहब हैं, जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि भाई हम टेम्परेरी रेजिडेंट्स को का जो इनटेक है उसको काफी ज्यादा कम कर रहे हैं, कुछ परसेंट से डिक्रीज कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि भी कितने परसेंट से कम कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस थे उसके अंदर एडमिशन नहीं हो सकता, और स्पाउस वीजा बैन कर दिया। ऐसे काफी सारे छोटे छोटे स्टेप्स ले रही है, कुछ बड़े बड़े स्टेप्स भी हैं, जिसकी वजह से साफ दिखाई दे रहा है जो भी कनाडा की जो गाड़ी है ना वो इस तरफ जा रही है कि भी इमिग्रेशन को कम करो, क्योंकि इमिग्रेशन मेन रीजन है जिसकी वजह से कनाडा के अंदर हर एक चीज की क्राइसिस आ रही है। अब वो है या नहीं है वो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या सिर्फ इमिग्रेशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस वगैरह है वो तो यही कह रहे हैं। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि भी इलेक्शन आने वाले हैं, जो रियल कनेडियंस हैं उनसे उनको वोट चाहिए, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं वो तो कनाडा के अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% ही पॉपुलेशन है, लेकिन जहां से एक्चुअल वोट आते हैं जो कनेडियंस हैं उनके भी तो वोट चाहिए। तो उनको इंप्रेस करने के लिए उनको ये बताना है कि भी इमिग्रेशन पे काम कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, तो आप भी अपना पर्सपेक्टिव कमेंट करके बताना। आज के टाइम पे जो सीआरएस स्कोर है, जो कट ऑफ निकल रहा है, वो निकल रहा है भाई 524, 530, 535, मतलब 500 से ऊपर जा रहा है। और अगर आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखो, उसका थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस करोगे, आप ये देखोगे कि भाई जितने भी लोगों ने आज के टाइम पे अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना रखी है और वो इन्विटेशन टू अप्लाई का वेट कर रहे हैं कि
कि भाई कब ऐसा कट ऑफ निकले कि हमारा स्कोर उस कट ऑफ से ऊपर हो और हमें आईटीएम मिल जाए। तो ऐसे 500 से ऊपर वाले जो लोग हैं ना, जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, वो 10,000 से ऊपर हैं। तो मान लेते हैं कि यार जैसे लास्ट ड्रॉ निकला था 24 या 25 मार्च को, जिसमें 1900 लोगों को आईटीए भेजी गई थी और कट ऑफ था 524 या 525 के आसपास का। तो अगर मान लो 2 हफ्ते बाद सेम तरीके का ड्रॉ निकलता है और 525 का कट ऑफ है और 2000 लोगों को इन्वाइट किया जाता है, तो उस केस में जो 500 से ऊपर स्कोर लेके एक्सप्रेस एंट्री के पूल में लोग बैठे हुए हैं, उसमें से 2000 लोग निकल जाएंगे, बचेंगे 8000। लेकिन तब तक और भी नए लोग अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाएंगे, तो उसमें और ऐड भी हो जाएंगे, तो लेट अस से कि उसमें 9000 लोग बचते हैं। तो इस तरीके से तो भाई साहब स्कोर ऊपर ही रहेगा, मतलब जो एवरेज स्कोर है ना वो काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। 500 से ऊपर 10,000 लोग बैठे हुए हैं और आप हैरान हो जाओगे कि 451 से लेकर 500 का जो स्कोर वाला जो रेंज है ना, उसके अंदर 60,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो, लेट अस से आप 12th के बाद ओंटारियो के अंदर कोई डिप्लोमा या फिर बैचलर्स भी करने आ रहे हो, कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस भी ले लेते हो, 450 से ऊपर अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है, तो यार आप भूल जाओगी आपकी सीधे सीधे तरीके से एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर हो जाएगी। तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th के बाद कनाडा आ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं सितंबर इनटेक 2024 में आऊंगा या फिर 2025 में या फिर 2026 की प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लीज यार ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक में मत आओ। क्यूबेक में अगर फ्रेंच आती है तो चले जाओ, लेकिन प्लीज ऐसी प्रोविंसेस में जाओ जहां पे आपकी पीएनपी हो सकती है। अब तो भाई साहब वो भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप न्यूज वगैरह देख ही रहे हो कि भाई अल्बर्टा की पीएनपी बंद होगी, नोवा स्कॉशिया में वैसी क्राइसिस वगैरह चल रही है और जगहों पे पीएनपी की दिक्कत आ रही है। अब यार आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई होगा या फिर सोशल मीडिया पे काफी सुना होगा कि भी कनाडा के अंदर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई है, 2%, 3%, 4% या फिर मैक्सिमम 6% की इन्फ्लेशन है। भाई ये बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग चीज है। कनाडा के अंदर जो इन्फ्लेशन है ना वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सी डे टू डे लाइफ में हमें क्या जरूरत होती है, मतलब हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटी की। तो भाई जब मैं कनाडा आया था ना 2018 में, तो जो आशीर्वाद आटे की जो बोरी है ना वो $10 की आती थी, 10 किलो की। आज के टाइम पे वो $24 की आती है। अब परसेंटेज निकाल लो, 100% से ऊपर चला जाता है। घी का जो डब्बा है, देसी घी जो नानक का या फिर ब्राड का डब्बा आता है, वो उस टाइम पे आता था $12 का, $13 का, $11 का। आज के टाइम पे भाई साहब वो $27 का डब्बा आता है, आई थिंक 1 किलो का या फिर जो भी वेट है उसका। प्याज होते हैं, आलू होते हैं, ये पहले $3-3, $4-4 की इनका पूरा पैक आ जाता था, अब वो $5-6 के हो चुके हैं। अब आपको हो गया यार $1 ही तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन सोचो अगर कोई चीज पहले $3 की आती थी, अब वो $4 की हो चुकी है, तो $1 इंक्रीज इज ऑलमोस्ट 33% इंक्रीज इन द प्राइस। रोटी के बाद आती है कपड़े की। कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं भाई साहब। सिंपल सी बात है, जो शर्ट शूट ये सारी बेसिक जो कपड़े कुपड़े डालते हो, फैशन फूशन, सारी चीजें बहुत महंगी हो रखी हैं, आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद बात आती है भाई साहब मकान की। मकान की तो आप मेरे से पूछो मत, कनाडा के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, बहुत ही डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो मैं कभी पर्सनली बात करूंगा। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो पहले जो घर का प्राइस था 3 लाख 4 लाख, आज के टाइम पे उन घरों का प्राइस है $1 मिलियन। और $1 मिलियन अफोर्ड करने के लिए, मतलब $1 मिलियन का घर अफोर्ड करने के लिए बंदे के अंदर ना कुछ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो यार $1 मिलियन का घर खरीदने के लिए आपको $2 लाख चाहिए होंगे डाउन पेमेंट, क्योंकि 20% से आप कम डाउन पेमेंट कर ही नहीं सकते $1 मिलियन के हाउस की। तो मान लो आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो, आप सोचते हो कि कनाडा जाके एक बढ़िया सा घर खरीदेंगे। आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है $70,000 पर एनम, ठीक है। पहले तो टैक्स टूक्स कटेगा, जब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, चलो ठीक है। फिर आपकी शादी हो जाती है, वाइफ की भी सेम सैलरी मान लेते हैं कि भी $70,000 पर एनम उनकी भी सैलरी है, तो $140,000 दोनों की मिला के सैलरी हो जाएगी। और उसको अगर 4.5 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी हो जाता है। किचनर वाटरलू जैसे शहर में, टोरंटो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, किचनर वाटरलू एक मीडियम टाइप का शहर है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पे आप एक 2 BHK अपार्टमेंट ही अफोर्ड कर पाओगे। और यार हवा में लटकने के लिए तो आप कनाडा आए नहीं थे ना। आप लोगों ने देखा होगा अपने रिश्तेदार जो 2010-2012 में कनाडा आए थे, जिनके आज के टाइम पे कनाडा के अंदर भाई साहब बड़े बड़े घर हैं, 2-3 गराज हैं, बड़ा सा दरवाजा है, और आप अंदर जाओ तो पता नहीं क्या ही बहुत ही सुंदर सा घर होता है। उसको जिसको देख के आप कनाडा आ रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जो जनता है, लाइक 70 to 80 to 90% ऑफ द पीपल, वो कनाडा इसलिए आते हैं क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार कनाडा के अंदर है और उनको या तो जेलसी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको देखा देखी, या फिर उनके पीछे पीछे, या फिर वो बोल देते हैं कि भी कनाडा आ जाओ, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें, हमारा घर देखो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भी उन्होंने लिया था 2010 में, जब इनकम और घरों के प्राइसेस या फिर एक्सपेंसिस के जो रेशो थे वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड थे। आज के टाइम पे जो रेशो है ना वो ऐसे हो रखी है, तो चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है। तो
यही है कि भाई अगर आप हवा में लटकने के लिए आए हो तो ठीक है, ग्रेट है, आ जाओ, नहीं तो आपको यहाँ पे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ ना कुछ हो पाए। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे सिर्फ 2 टाइप के लोग हैं जिनको कनाडा आना चाहिए। पहली कैटेगरी तो वो आती है जिनकी अपनी होम कंट्री में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, मतलब फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही बेकार सिस्टम हो रखा है। तो अगर आप कनाडा आ जाओगे, यहाँ पे मिनिमम वेज पे भी काम कर लोगे, मतलब $20-25 पर आवर भी कमा लोगे, थोड़ा बहुत ग्रो करके, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी एक डिसेंट जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि होम कंट्री में तो भाई साहब लाले ही पड़े हुए थे ना। दूसरी कैटेगरी वो आती है जिनका भाई साहब दिमाग बहुत तेज है, कोई बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, या फिर बहुत ही हाईली स्किल्ड है, किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर काम करते हैं, अच्छा खासा अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस है। तो अगर वो यहाँ पे आएंगे, प्रोवाइडेड कि वो एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, अगर आप लॉयर हो या फिर किसी मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसका यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, उसमें पढ़ना पड़ेगा, और फिर आप जाके रील बनाओगे कि भाई मेरे को तो यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, मेरी होम कंट्री में बिजनेस बढ़िया चल रहा था, अब तो मैं अपनी होम कंट्री में वापस जाना चाहती हूँ या फिर जाना चाहता हूँ। तो भाई आपको पहले नहीं पता था कि भी कनाडा के अंदर अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो या फिर मेडिकल में या फिर लॉयर या फिर इन चीज़ों में जाना चाहते हो तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। चलो थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया, इमोशनल हो गया, लेकिन मतलब ये 2 कैटेगरी हैं, या तो हाईली स्किल्ड या फिर बिल्कुल ही नीचे हो आप कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, एक एवरेज पर्सन हो और एक एवरेज सा कोर्स लेके कनाडा आ रहे हो कि बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ये नहीं कह रहा बेकार है, लेकिन अगर आप जनरल सी चीज़ में आ रहे हो ना तो उस केस में आप एवरेज ही रह जाओगे, सैलरी भी एवरेज होगी और लाइफ भी आपकी एवरेज रह जाएगी। बाकी ये वीडियो देखने के बाद अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई डीमोटिवेट कर रहे हो, मैं तो पैकिंग बुकिंग कर रहा था, आपने तो पूरी डीमोटिवेशन से भर दिया, मेरी फैमिली परेशान होगी, खुद तो बैठ गए वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि भाई दूसरे लोग भी कनाडा आए। या फिर कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा दिक्कत है कनाडा से तो वापस आ जाओ अपनी होम कंट्री में। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार देखो, मेरे को 5-5.5 साल हो चुके हैं, वो जो ग्राउंड वर्क है ना वो मैं सारा कर चुका हूँ, तो उस चीज़ पे निकल चुका हूँ जब चीज़ें थोड़ी सी सस्ती होती थी, लेकिन अब जीरो से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो ये बता रहा हूँ, मतलब वही एनालॉजी लगाऊं तो जो पहली सीढ़ी होती है, पहले इतनी होती थी, अब भाई इतनी ऊंची हो रखी है, तो जंप करना काफ़ी दिक्कत वाला काम है। बाकी अब कनाडा के बारे में और नेगेटिव चीज़ें जानना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, अगर और पॉजिटिव चीज़ें जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में हर एक चीज़ ग्रे होती है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, तो दोनों वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो और अपने आप को उसी हिसाब से कन्विंस कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।